विकेंद्रीकरण का अर्थ सत्ता और शक्ति का किसी एक जगह इकट्ठा होना है, जबकि विकेंद्रीकरण का अर्थ यह है कि सत्ता अथवा शक्ति दोनों एक जगह इकट्ठा न होकर के वो अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग समूहों में के पास हो। तो विकेंद्रीकरण की यह संकल्पना गांधी जी के राजनीतिक सिद्धांत की जो एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है वो ये है, और इसी आधार पर गांधी अपनी एक योजना प्रस्तुत हमारे सामने करते हैं। और इस योजना को अगर हम राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में और सिद्धांत के क्षेत्र में रखना चाहें तो उनके ही शब्दों में ये एक सागरीय वर्तुल का सिद्धांत है। गांधी ऐसा मानते हैं कि सागरीय वर्तुल, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम सागर की लहरों में कोई पत्थर, जैसे कि सागर की लहरें होती है, उसका जन्म एक जगह होता है और फिर वो विकसित होती चली जाती है, आगे बढ़ती है, वैसे ही व्यक्ति एक केंद्र में है, उस व्यक्ति को मिला करके एक छोटा सा समाज बनता है। ये समाज एक गांव बनता है गांधी जी के शब्दों में, और इसी से उनके ग्राम स्वराज की बात हम आगे लाएंगे फिर कि इस ग्राम एक ग्राम बनता है, फिर कई ग्राम मिल करके एक बड़े से तालुका का निर्माण करते हैं, फिर ये तालुका जो है वो एक जिला का निर्माण करता है, और फिर ये जिला जो है वो एक राज्य, और फिर राज्य देश के रूप में हमारे सामने आता है। तो गांधी ये मानते हैं कि मूल चीज़ जो है वो केंद्र में व्यक्ति है, और व्यक्ति ही इन चीज़ों के केंद्र में है, और वो आगे जो भी है वह गांव हो अथवा जिला हो अथवा देश हो, या स्थिति का एक विस्तृत रूप है। तो केंद्र में ये मान करके तो गांधी इसको सागरीय वर्तुल, अगर हम आज की व्यवस्था या दूसरे जो राजनीतिक चिंतन जो हैं उनकी अगर स्ट्रक्चर उसका हम देखें तो हमको पता चलता है कि वो एक पिरामिडिकल टाइप स्ट्रक्चर है, जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किसी भी राज्य का हो, जिस पिरामिडिकल से इस अर्थ में कि आप देखेंगे कि टॉप पे काफ़ी ऊपर पे कुछ लोग होते हैं, फिर थोड़े और ज़्यादा लोग बीच वाले स्तर पर होते हैं, और फिर सबसे अंतिम स्तर पर सामान्य आदमी होता है। एक पिरामिड की तरह पूरी व्यवस्था होती है, और इस व्यवस्था में जो ऊपर से जो भी डिसीजन दिया जाता है, जो भी ऊपर से बातें की जाती है, जो भी उनका भविष्य निर्धारित सामान्य लोगों किया जाता है, तो उससे एक व्यवस्था हमारे समक्ष उपस्थित होती है जिसमें गांधी जी के शब्दों में शोषण की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। लेकिन इस तरह की व्यवस्था पिरामिडिकल स्ट्रक्चर के विरुद्ध जो गांधी जी का एक ओशनिक सर्कल का जो विचार है, इसमें गांधी जी का ये मानना है कि व्यक्ति अगर केंद्र में हो और यह फ्रॉम बिलो टू टॉप, अगर नीचे से ऊपर तक की जो है व्यवस्था विकसित की जाए तो शोषण बड़ा कम हो। वो इस बात से नहीं नकारते हैं कि शोषण न होगा, लेकिन पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जहाँ ऊपर से नीचे का एक विचार है, टॉप टू डाउन, इसके विपरीत बिलो टू टॉप, नीचे से ऊपर का जो विचार, ये गांधी जी का अपना एक कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल थियोरी में है, और इस पर काफ़ी कुछ लोगों ने जो विश्लेषक हैं उन्होंने विश्लेषण किया है। और ये सिर्फ एक सिद्धांत रूप में वो नहीं रख रहे हैं, बल्कि उनका ये भी कहना है कि भारत में ये परंपराएं थी और ये है। मूल रूप से गांधी जी के ये कहने का जो एक भाव था और जो विचार उन्होंने रखे वो हेनरी माइन की एक विलेज कम्युनिटी थी जिसको उन्होंने अध्ययन किया था, और भारतीय परंपरा में इस चीज़ की गांव एक स्वशासित स्वपोषी व्यवस्था है, इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और गांधी इसी चीज़ को फिर से सामने लाना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसा बताया कि व्यक्ति अगर नैतिक हो और तो एक पूरी जो ग्रामीण व्यवस्था है उस गांव में, जिसे वो ग्राम स्वराज कहते हैं, वो एक स्वशासित स्वपोषित व्यवस्था होगी। इस ग्रामीण व्यवस्था को आगे चल करके ऐसे कई गांवों के समूह से एक जिला जैसे एक तंत्र का निर्माण होगा, और फिर ये जिला भी स्वशासित स्वपोषित होगी, और फिर राज्य, और फिर देश। तो नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी जो ये विचार है वो शुरुआत उसकी जो है वह गाँव से होने वाली है। हम जानते हैं कि ये जो व्यवस्था थी ग्राम स्वराज, उनका जो एक बड़ा विख्यात विचार रहा है, उसका आशय यही था। और दूसरा, गाँव में जो राजनीतिक गतिविधि किस प्रकार से हो, इसके लिए उन्होंने एक पंचायती राज का एक अपना विचार रखा, जो पंचायती राज आज के विचारों से काफ़ी अलग है। उनका ऐसा मानना था कि गांव के जो युवा व्यक्ति हैं वो गांव में ही गांव की एक बॉडी तैयार करें, गांव की एक, जिसे आज के हम राजनीतिक भाषा में हम व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा वो गांव में हो, और उसमें कुछ लोगों को, 5 लोगों को चुना जाए। हम जानते हैं कि ये परंपराएं इस देश में काफ़ी दिनों से रही है, और ये लोग जो है वो वहाँ के एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये तीनों जो काम हो वो गांव के अंदर ही संपन्न हो। और इससे गांधी जी का ऐसा मानना था कि ये तीनों जो पावर्स हैं
जैसे हम पावर ऑफ सेपरेशन, ये तीनों चीज़ें हम राजनीति शास्त्र में जिसे पावर ऑफ सेपरेशन के नाम से जानते हैं, ये तीनों चीज़ें गांव के अंदर होनी चाहिए और लोगों के पास पूरी तरह ये सुविधाएं होनी चाहिए कि वो अपनी बात गांव में रख सके। गांव के विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए ये भी इस वहाँ की जो एक ग्राम पंचायत होगी वो निश्चित करेगी, जिसमें गांव के सभी लोगों का अपना विचार होगा। तो विकेंद्रीकरण के बाद ग्राम स्वराज और पंचायती राज की जो ये बात थी गांधी जी ने जो कही, उससे उसका एक व्यापक स्वरूप उन्होंने इस अर्थ में रखा कि अगर इस तरह से व्यवस्थाएं निर्मित हो तो एक अहिंसक राज्य, एक नॉन वायलेंट स्टेट का उन्होंने एक अपना विचार रखा कि ये अगर व्यवस्थाएं कार्यान्वित होती हैं, अगर व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने का अवसर मिलता है, तो फिर जो हमारे सामने तंत्र खड़ा होगा वो अहिंसक राज्य का होगा। और राज्य में जो सबसे ऊपरी सत्ताएं होंगी, जिसे आज के संदर्भ में जो टॉप पर जो भी हैं, उनका एक बड़ा ही लिमिटेड, बड़ा ही नियंत्रित, बड़ा ही सीमित उनकी भूमिका लोगों के जीवन को नियंत्रित करने की रहेगी। तो ये गांधी जी के अहिंसक राज्य का एक विचार था। गांधी जी के राजनीतिक चिंतन में सबसे आगे की एक जो बात और सबसे फाइनल जो उन्होंने कही वो राम राज्य की कही है। उनका ऐसा मानना था कि राम राज्य, हालांकि एक बड़ी, ये राम राज्य के बारे में जब हम विचार करें तो यह राम राज्य वह राम राज्य नहीं था जिसके बारे में कि हम हमारी परंपरा में रही है कि दशरथ पुत्र राम कोई गांधी जी के राम नहीं थे। गांधी जी ने जब राम की बात कही तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ के रूप में उन्होंने राम को देखा, वो कोई हिस्टोरिकल राम के रूप में, एक ऐतिहासिक राम को नहीं मानते हैं। तो राम राज्य के जो गांधी जी का की जो अंतिम कल्पना है, जो वो मानते हैं कि यह जो राम राज्य है उसमें हर व्यक्ति अपने आप ही नियंत्रित होगा। जो स्वराज की उनकी विभावना रही है कि हर व्यक्ति सेल्फ रूल, हर व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर नियंत्रित होगा और वह दूसरे के कार्यों में विघ्न न बने। तो एक मोरल इनलाइटनमेंट, एक नैतिक जो एक पुनर्जागरण, एक नैतिक चेतना से भरा हुआ एक राष्ट्र हो सकता है, ये उनकी सबसे अंतिम कल्पना थी। उनका ये भी मानना था कि जो गांधी जी ने खुद कहा कि मैं जानता हूँ कि ये कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक आदर्श परिस्थिति है, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आदर्श परिस्थिति के बारे में हम विचार करें और उस ओर अपना रुख करें, तभी हम एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जो कि एक अहिंसक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था होगी। तो ये राम राज्य की संकल्पना एक एनलाइटेंड एनार्की के रूप में, एक मोरल एनलाइटमेंट के रूप में हमारे सामने दिखती है। और फिर से यह कहना ज़रूरी हो जाता है कि राजनीति चिंतन के क्षेत्र में जो अराजकतावादी दर्शन है, वहाँ फिर गांधी उसके बिल्कुल करीब हमको दिखते हैं। एक दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो गांधी जी के राजनीतिक चिंतन में से परिलक्षित और हमारे समक्ष होता है, और जैसे कि हम रचना के बारे में बात कर रहे थे कि वो एक कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं इस देश के लोगों को मोबिलाइज करते हुए, इसके उन्होंने एक रचनात्मक कार्यक्रम हमारे समक्ष रखा। ये कार्यक्रम जो थे वो सिर्फ समाज सुधार के लिए नहीं थे, बल्कि इसका एक राजनीतिक महत्व भी था। ये एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के रूप में लोगों को मोबिलाइज करने के लिए दिया गया था। और हम देखते हैं कि गांधी जी ने जब 3 बड़े आंदोलन इस देश में किए, जब 1920 में असहकार आंदोलन हुआ, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, और जब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इन आंदोलन में सत्याग्रह के हम प्रयोग देख रहे हैं। लेकिन इन आंदोलन के सिवाय जो समय थे, जैसे 20 से 30 के बीच अथवा 32 से 42 के बीच, इस समय में गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को बड़ा महत्व दिया। इसके 3 महत्वपूर्ण तत्व हमारे समक्ष हैं। एक फर्स्ट तो ये एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक अच्छा एक अभिक्रम था। गांधी रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संघर्ष किया जा सके। दूसरा कि प्रत्येक जो राजनीतिक नेता हैं उनको एक हमेशा लोगों को एक आंदोलन में वो नहीं रख सकते, तो आंदोलन का एक दूसरा स्वरूप जो एक रचनात्मक स्वरूप है, ये चीज़ हम गांधी के विचारों में देखते हैं और वो रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में हमारे सामने आता है। इसका एक फ़ायदा ये था कि राष्ट्र के रूप में भारत की जो कल्पना थी वो कल्पना गांधी साकार करना चाहते थे, और उसके लिए आवश्यक था कि एक राष्ट्र निर्माण की बात रखी जाए, उसका एक आधार तैयार किया जाए। और ये राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में हम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को उनके राजनीतिक चिंतन का एक भाग समझ सकते हैं। और जो
तो ये रचना का जो तत्व था जो हम गांधी जी में देख रहे हैं, इसके सिवा जैसा कि आरंभ में चर्चा हुई कि एक संघर्ष, क्योंकि रचना और संघर्ष एक साथ चलते हैं। गांधी जी के विचारों में भी, उनके चिंतन में भी ये प्रकट होता है, और साथ साथ ये उनके जो क्रियाकलाप हैं, जो उनके एक्शंस है, पॉलिटिकल एक्शंस, इसमें भी हमारे सामने दिखता है। तो संघर्ष के रूप में जो गांधी जी का जो एक योगदान चिंतन, राजनीतिक चिंतन में है, वो सत्याग्रह के रूप में है। जैसा कि हम जानते हैं कि सत्याग्रह शब्द 1906 में गांधी जी ने इसको सामने रखा और ये बताया कि भाई सत्य के लिए हमारा आग्रह होना चाहिए। एक राजनीतिक चिंतन में सत्याग्रह का अर्थ सिर्फ शोषण के विरुद्ध, एक अन्याय के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में नहीं है, बल्कि एक आत्म परिष्कार के रूप में भी है। तो सत्याग्रह में 3 चीज़ें गांधी जी ने जो सत्याग्रह के विश्लेषण से हमारे सामने आता है, वो ये है कि पहला विचार परिवर्तन। सत्याग्रह के द्वारा हम अपने प्रतिपक्षी का, अपने विरोधी का हम विचार परिवर्तन करना चाहते हैं, और इसके लिए गांधी जी ने जो माध्यम बताए, निगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जो वार्ता के माध्यम से, मध्यस्थी के माध्यम से हम लोगों में के विचारों में, अपने प्रतिपक्षी के विचारों में हम परिवर्तन ला सकते हैं। और दूसरा जो था महत्वपूर्ण, उनका हृदय परिवर्तन, जो कि पश्चिमी चिंतकों ने बड़ा कम और इस ओर ध्यान दिया है कि कैसे हृदय परिवर्तन हो सकता है। और गांधी इसको हृदय परिवर्तन के लिए जो उपवास की जो अपनी बात रखी, इस उपवास को उन्होंने सबसे अंतिम शस्त्र के रूप में कहा कि उपवास एक सबसे अंतिम शस्त्र है। जब विचार परिवर्तन ना हो तब हृदय परिवर्तन। विचार परिवर्तन के लिए चर्चा, विचार और मध्यस्थी तो है ही, लेकिन अगर इससे बात न बनती हो तो फिर हम हृदय परिवर्तन के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने, गांधी जी, उपवास का एक शस्त्र राजनीति में भी रखा, उसके प्रयोग भी किए, और हम उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम उसका अध्ययन करें तो हमको लगता है कि उपवास कैसे सफल होता है, उसके डायनामिक्स क्या है। जो तीसरी चीज़ उनके विश्लेषण से प्रकट होती है वो स्थिति परिवर्तन। विचार परिवर्तन हो सकता है, फिर जो हृदय परिवर्तन है वो भी हो सकता है, होता है, लेकिन सिर्फ ये एक व्यक्तिगत बात नहीं है। गांधी जी के जितने भी प्रयोग थे अहिंसा पर आधारित, जो उन्होंने राजनीति में किए, वो एक व्यक्तिगत प्रयोग नहीं थे, और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ये है कि वो अहिंसा को व्यक्तिगत न मानते हुए इसको एक सार्वजनिक उपयोग के लिए इसका उपयोग करना। तो अहिंसा की शक्ति का एक संगठित प्रयोग हम सत्याग्रह में देखते हैं, और ये प्रयोग से भले ये व्यक्ति के विरुद्ध हो अथवा किसी व्यवस्था के विरुद्ध हो, लेकिन अंत में इससे क्या होता है कि एक स्थिति परिवर्तन, कि जो स्टेट जो हमारा है, जो हमारी अवस्थाएं हैं, जो व्यवस्था है, उसमें, उसकी स्थिति में एक परिवर्तन होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण तत्व गांधी विचार में के सत्याग्रह के जो राजनीतिक विश्लेषण अगर किए जाएं तो पता चलता है कि हम उनके व्यक्ति के मस्तिष्क में परिवर्तन हो, इसके लिए उनके प्रयास हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो, इसके लिए उनके प्रयास हैं, और इन दोनों के माध्यम से अंत में एक संरचना में, एक सामाजिक व्यवस्था में, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो। तो ये चीज़ें सत्याग्रह के मूल में है। अब महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं कि रचना और संघर्ष। तो हमने देखा कि रचना के रूप में गांधी एक रचनात्मक कार्यक्रम हमारे समक्ष रखते हैं। उनके समक्ष एक पूरा खाका है, जिसमें वो व्यक्ति से शुरू करते हुए गांव और फिर एक जिला, फिर एक राज्य तक जाते हैं, और दूसरा कि उस आधार पर वो एक अहिंसक राज्य की कल्पना करते हैं, और एक ऐसा चित्र हमारे समक्ष रखते हैं राम राज्य का, जो मूल रूप से एक अराजकतावादी विचार के करीब दिखता है। राजनीति से जो विज्ञान है उसमें अराजकतावाद का दर्शन हम जानते हैं कि प्रूधा और क्रोपोटकिन और बाकुनिन को के भी हैं। तो ये चीज़ें हम उनमें देख रहे हैं। अब सबसे अंत में अगर हम गांधी जी के राजनीतिक विचारों की अगर समीक्षा करें तो हमें लगता है कि गांधी जी का एक विचार जो स्वराज का था, उसको हम राजनीतिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने ऊपर शासन करे, और इसके साथ साथ इस शासन, स्वशासन के साथ साथ वह सामाजिक, आर्थिक जो और राजकीय जो परिस्थितियां हैं उसमें भी परिवर्तन लाने की चेष्टा करे। दूसरी चीज़ की राष्ट्र निर्माण और एक राष्ट्रीय पहचान, ये गांधी जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि कैसे एक नेशनल आइडेंटिटी तैयार की जाए। और उनके जितने भी क्रियाकलाप रहे हैं, उनके अगर हम पुस्तक देखें हिंद स्वराज,
तो भारत का पूरा दर्शन जो इसकी परंपरा है उसके हिसाब से एक डिफाइन करना एक नेशन को और उसको सामने लाना और मोबिलाइज करते हुए लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक चित्र रखना, ये गांधी जी का एक व्यवहारिक उनका एक क्रियाकलापों का एक मकसद रहा था और उसमें वो काफ़ी सफल भी रहे। अब अगर हम राजनीतिक चिंतन की आलोचना करें तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गांधी जी के राजनीतिक चिंतन काफ़ी हद तक आदर्शवादी हैं और वो संभव नहीं है। लेकिन इन चिंतन को अगर हम बहुत गौर से देखें तो गांधी जी के जीवन में ही उन्होंने उसको कोशिश की सफल करने की। कई बार यह भी कहा जाता है कि गांधी जी का राजनीतिक चिंतन की आज क्या उपयोगिता हो सकती है। हमें समझना चाहिए कि गांधी जिस समय काल में थे उस समय हिटलर, मुसोलिनी और दो बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए लगभग 19वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों में। जापान पर हिरोशिमा पर जो विस्फोट हुआ परमाणु बम का, कई लाख लोग मारे गए। तो आज की परिस्थितियाँ उतनी खराब नहीं हैं। अगर हम उन 50 वर्षों का राजनीतिक विश्लेषण करें तो देखते हैं कि इतनी बड़ी दो विश्व युद्ध, हिटलर और मुसोलिनी जैसे फांसीवादी और नाजीवादी नेता और जो विश्व को में इतना ज़्यादा प्रभाव डाल सकते थे, अगर उनके समक्ष और उन परिस्थिति में गांधी जी अगर अहिंसा के प्रयोग करते हैं और उन्हें किया और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल हुए उपनिवेशवाद के विरुद्ध, तो आज उतनी बुरी परिस्थितियां नहीं है कि उनके राजनीतिक चिंतन को हम प्रयोग में न रख सकें अथवा उसके महत्व को हम न समझ सकें। अगर विशेष आपको इस संदर्भ में गांधी के राजनीतिक चिंतन में अगर आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है तो आप राघवन अय्यर जो मोरल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ महात्मा गांधी, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। दशरथ सिंह की एक पुस्तक है गांधीवाद को विनोबा की देन। इसमें गांधी जी के राजनीतिक विचारों के काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें विश्लेषण किए गए हैं और इन विश्लेषणों से हमें गांधी विचार के राजनीतिक तत्वों को समझने का एक अच्छा प्रयास दिखता है और हम उसको समझ सकते हैं। धन्यवाद। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।